वो ब्रेक थ्रू, वो पल जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो मिल गया है। 17 दिनों तक जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है, अब हम मजदूरों तक पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो ज्वाइंट टीम है, उनका जो मूवमेंट हुआ है, हाथों में स्ट्रेचर्स हैं, हाथों में सीढ़ियां हैं, लेडर्स हैं, उसके अलावा हाथों में रस्सियां हैं। रस्सियों के सहारे स्ट्रेचर को खींचा जाएगा, जो कि पाइप में भेजा जाएगा। जो रैट माइनर्स हैं, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग से काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो उनके काफी नजदीक पहुंच गए। 41 मजदूर जो फंसे हैं पिछले 17 दिनों से इस टनल के भीतर, अब वो बाहर निकलने वाले हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। 16 दिन के इंतजार के बाद आज 17वें दिन देश को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उत्तराखंड से खुशखबरी मिलने जा रही है, जहां चल रहा है ऑपरेशन टनल। 17 पिछले दिन से जो 41 मजदूर करीब 400 घंटे से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं उत्तरकाशी की अंधी सुरंग में, उनके लिए आज किसी भी वक्त बढ़िया खबर आ सकती है, अच्छी खबर आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सिर्फ मजदूरों के परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि अब तो देश को उनकी रिहाई का इंतजार है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में एक पाइप की वजह से ये जो कुछ विलंब हो रहा है, ये जो कुछ आखिरी लम्हों में देरी हो रही है, उसकी वजह एक पाइप है। फिलहाल इसको काटने का काम किया जा रहा है। अभी मजदूरों को बाहर लाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले तो माना जा रहा था कि शाम होते होते मजदूरों को बाहर लाया जा सकेगा, लेकिन अब इसमें कुछ देरी, कुछ विलंब, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाइप एक बीच में आ गया है और उसी पाइप को काटने का काम चल रहा है। इसी वजह से आखिरी लम्हों में ये देरी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड से। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, दीपक रावत लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, संजय त्रिपाठी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दीपक रावत इस वक्त उस अस्पताल के बाहर हैं जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाएगा, सबसे पहले इसी अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल सारा एक्शन उस टनल पे हो रहा है जहां पर इस वक्त अंकित गुप्ता मौजूद है। और अंकित से ही जानते हैं, ये पाइप बीच में आने की वजह से जो देरी हो रही है, पाइप काटने में अभी और कितना वक्त लगेगा, कितना और इंतजार शुभ समाचार के लिए अंकित? देखिए, शुभ समाचार आ चुका है, वो करीबन 1 बजे आ गया था रोमाना। लेकिन हाँ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि कितना और वक्त लगेगा, कितनी और देरी, तो इस वक्त के लिए अपडेट ये है कि वो जो पाइप का आगे का हिस्सा मुड़ गया था, उसको काटने का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। और उसके बाद में वो दिक्कत कहां कर रहा था, वो दिक्कत इस वजह से कर रहा था कि एनडीआरएफ के जवान जब अंदर जा रहे थे और वो जो लोग अंदर मजदूर फंसे हुए, उनको जब बाहर लाना है तो जो स्ट्रेचर का सहारा लेना है, तो उस पर मजदूरों को लिटालना है और लिटालने में वहां पर उनको चोट लग सकती थी। और अब जबकि आपने एक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, आखिरी के जो कुछ घंटों का इंतजार था, तो ऐसे में आप नहीं चाहते कि किसी भी मजदूर को खरोच तक आए। और इसी वजह से यह तय किया गया कि पाइप का जो आगे का हिस्सा जो कि दब रहा है, मुड़ रहा है, उसको काट करके अलग किया जाए, जिससे कि जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। कैमरामैन से कहिए कैमरा घुमाए और तस्वीरें दिखाए, टनल पर फोकस करें। और आप जरा पीछे से बयां कीजिए कि आखिरकार इस वक्त हलचल कैसी है। कैमरामैन से कहिए उधर की तस्वीरें दिखाए टनल की। बिल्कुल हमारा इनफैक्ट जो तस्वीरें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एबीपी न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि हर वो एंगल से तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, इस वक्त अगर आप जो देखेंगे पीछे, तो आपको बहुत ज्यादा टनल के बाहर हलचल नजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, वो हम जरूर बयां कर देते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर हैं, 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और वो अभी भी वहीं पर मौजूद है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तब निकलेंगे जब मजदूर बाहर निकलना शुरू होंगे। दूसरी तस्वीर, बाबा भौकनाथ का जो मंदिर है, उसके बाहर जो पुजारी हैं और जो बाकी लोग हैं, वो डटे हुए हैं, क्योंकि जो पूजा अर्चना थी वो हो चुकी है। और अब जबकि ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली है, उसके बाद में अब जो है इंतजार किया जा रहा है मजदूरों के निकलने का। तीसरी तस्वीर आपको एक और दिखाना चाहूंगा कि वो जो दूसरी तरफ है, एनडीआरएफ के जवान जो हमको लगातार यहां पर एक्टिव नजर आते थे, इस वक्त वो तमाम जवान
अंदर है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, टनल के लेफ्ट हैंड साइड पर, टनल के राइट हैंड साइड पर, वहां पर डॉक्टर्स की टीम भी बाहर भी खड़ी हुई है। डॉक्टर्स की टीम अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन अंदर सिर्फ उतने ही डॉक्टर्स को भेजा गया है जिनकी वाकई में जरूरत है। उसके अलावा एक तस्वीर और दिखाता हूं, यहां पर तस्वीर यह है उन परिजनों की है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये वो परिजन हैं जो पिछले 17 दिनों से इस ठंड के मौसम में यहां पर मौजूद हैं। यकीन मानिए, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, उसके बावजूद ये लोग डटे हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके अपने परिवार के सदस्य यहां फंसे हुए थे, लिहाजा उनको बचाने के लिए, उनको जो है वो सुरक्षित बाहर निकल सके, जिससे कि वो अपने साथ में उनको सुरक्षित घर ले जा सके, इस वजह से वो यहां डटे हुए थे। एक और तस्वीर, एम्बुलेंस की कतार, विज्ञान भी और इंसान की मेहनत भी जो आखिरकार जीतती हुई नजर आ रही है। भले ही इसमें 17 दिन का वक्त लगा, लेकिन अब कमोबेश उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है कि आज पूरी तरीके से मुकम्मल अंधेरा होने से पहले तक मजदूर जो हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये और जल्दी हो सकता था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में एक पाइप आ गया बीच में और इसी वजह से ये कुछ देरी जो लग रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें नीरज खेरवाल जो है वो मीडिया के सामने आए थे और उनकी तरफ से तभी ये जानकारी साझा कर ली गई थी कि साहब 55.3 मीटर तक हमने पाइप डाल लिया है। उस वक्त वो कह रहे थे कि 57 से 59 मीटर तक और खुदाई की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद ये खुशखबरी आती है कि एक तरीके से वो मैनुअल ड्रिलिंग जिसमें रैट माइनर्स लगे हुए थे वो काम मुकम्मल हो गया है और बिल्कुल आखिरी दौर में पाइप डालने का काम, जिसके बाद हमने देखा हलचल किस तरीके से बढ़ी। वो एम्बुलेंसेस का जोरदार मूवमेंट हुआ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबका मूवमेंट होता हुआ, सब दौड़ते हुए टनल के भीतर, जिसमें वो स्ट्रेचर से लेकर लैडर्स तक, मतलब सीढ़ियां तक और गद्दे हमने अंदर जाते हुए देखे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही, अंकित गुप्ता जिस सिलक्यारा टनल के बाहर मौजूद है उसी टनल के भीतर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है किसी भी पल उस बड़ी खुशखबरी का। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं उस अस्पताल में जहां पर एक तरीके से मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है। जैसे जैसे एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, टनल से लेकर इस अस्पताल तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर, और यहीं पर लेकर आया जाएगा मजदूरों को सबसे पहले एक तरीके से उस शुरुआती इलाज के लिए। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, ग्रीन कॉरिडोर लगातार तैयार किया जा रहा है। हालांकि पहले भी हमने देखा जब ऑगर मशीन या दूसरी तरीके की कोई मशीन लानी थी तो इसी चिन्याली सौड़ हेलीपैड पर उतरती थी। और ये देखिए कि तस्वीरें सामने की जहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और एक छोटा सा अस्पताल है, लेकिन वहां पर 41 बेड कुछ इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि जो सभी मजदूर यहाँ पर लाए जाएंगे उनको उनका बेहतर तरीके से देखभाल हो सके, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो उसकी भी तैयारी की गई है, दवाइयों की कमी ना हो वो दवाइयाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रोमाना कि चिन्याली सौड़ एक हेलीपैड भी है, एयर स्ट्रिप है, बड़ी एयर स्ट्रिप है इस इलाके में और यहाँ पर चिनूक भी उतर चुका है। इसके अलावा 2-3 हेलीकॉप्टर भी हमने उतरते हुए देखे हैं। तो लगातार आवाजाही चल रही है और माना ये जा रहा है कि अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ से एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। तो ये तमाम तस्वीरों के बीच अस्पताल की तैयारी आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है ताकि बेहद करीब, बेहद नज़दीक मजदूरों के आसपास कोई जा ना सके, क्योंकि इस वक्त उन्हें कुछ टाइम तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी होती है कि 17 दिनों तक आप भीतर बंद रहें, आप खुली हवा में सांस न ले सकें, आपने सूरज की रोशनी को महसूस न किया हो, तो 17 दिनों का जो वक्त उन्होंने गुजारा है वो उससे आप कैसे उबर पाएंगे। इसके लिए कम से कम 24-48 घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है, उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम से आप कह सकते हैं कि बॉडी को एक्सट्रीम शॉक लगेगा था कि कहां तो आप 17 दिन तक एकदम अंधेरी गुफा के अंदर फंसे हुए और फिर अचानक से आप जब बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है बॉडी एक्लिमेटाइज होगी और इसीलिए ये निगरानी में जो रखा जाएगा इन मजदूरों को, जिसकी जानकारी अभी दीपक हमें दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट यह है कि एक एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि एक एक कर जो स्ट्रेचर्स हैं उस पर डालकर एक एक मजदूर को रस्सी के सहारे खींचा जाएगा। 41 लोगों को निकाला जाएगा, जिसमें कुल 3 से 4 घंटे तक का वक्त लग सकता है। सुरंग हादसे पर एनडीएमए की तरफ से यह जानकारी दी गई और इससे पहले दोपहर में नीरज खेरवाल की तरफ से भी यही जानकारी दी गई थी कि पहले ये जो पाइप डाला गया है इसके जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो एक्सपर्ट की टीम है वो पाइप के जरिए अंदर जाएगी और उसके बाद वो देखेगी कि सबसे पहले किसको बाहर भेजने की जरूरत है और फिर उसी हिसाब से एक एक कर मजदूरों को चिन्हित करके उनको बाहर भेजा जाएगा। वो स्ट्रेचर के जरिए भेजा जाएगा, जिसको बाहर खड़ी हुई जो टीम है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की, वो हाथों से खींचेगी। इसीलिए एक मजदूर को अंदर से बाहर तक लाने में उस पाइप के जरिए समय लग सकता है 3 से लेकर 5 मिनट तक का। आप प्लीज मेरे व्यूअर्स को यह बताइए कि इस वक्त एनडीआरएफ की प्रायोरिटी क्या होगी।
मुझे लगता है कृष्णा मित्र जी हमें नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। कृष्णा मित्र जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आपसे समझना चाहती हूं सर कि इस वक्त नजर सबसे ज्यादा इस पूरे ऑपरेशन में कहां पर? सॉरी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है सर। इस पूरे ऑपरेशन दोबारा में कहिए। जो बिल्कुल अपने आखिरी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, अब सिर्फ मजदूरों का इंतजार है, आपको क्या लगता है कहां सबसे ज्यादा फोकस और ध्यान होगा? सबसे बड़ा फोकस तो ये है कि मजदूरों को एक एक करके पूरे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए और सुरक्षित निकाला जाए। उसके बाद प्री मेडिकल करने के बाद उनको जैसे भी है ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि आज जो रिपीटेड फेलियर हो रहे हैं, आज सुबह से इंतज़ार थी कि ये 41 मज़दूर एक एक करके बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मन में एप्रीहेंशन था, जो विचार था कि 17 दिन तक उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी जी, और अगर वो दिन में बाहर निकलते तो उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था या जो भी है, तो वो उस सूरज की रोशनी से या चमक से वो बच जाएंगे अभी, और उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। बाकी तब तक एहतियात ले ली जाएगी कि वो कल से जैसे सूरज निकलेगा उनको कैसे कैसे सनलाइट को एक्सपोज करना है। डॉक्टर आनंद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, और जरा उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है और बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुका है, अभी तक तो मजदूरों को बाहर निकलने का काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर में वो एक पाइप और मिल गई है जिसको काटने का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि अंदर जो मजदूर फंसे होंगे उनकी मनोस्थिति कैसी होगी? और ये मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं कि जब इस तरीके की खतरनाक जगह पे इंजीनियर्स मजदूरों को तैयार करते हैं काम के लिए, तो फिर क्या उनकी किसी तरीके की काउंसलिंग करके उनको मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है सर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारी देश की जो टीम और जो लोग उस काम में लगे हुए हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मुश्किल टास्क को और पूरा कर लिया है, और संभवतः हमारे मजदूरों को वो आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। इस तरह के क्षेत्रों में, सिविल प्रोजेक्टों में, टनल्स में, पहाड़ों में जो मजदूर काम करते हैं वो मेंटली बहुत मजबूत होते हैं और इस तरह की एडवर्स कंडीशंस को काफ़ी हद तक वो बर्दाश्त कर पाते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आसानी से इस जो खराब टाइम है और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको सहन करते हुए आसानी से अपनी अच्छी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेंगे। और सर आपका अनुभव में कोई इस तरीके का हादसा आपको याद आता है सर, जहां पर इतने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला हो, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी हो? जी जी नहीं, इस तरह का ये जो हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे माइनिंग में कई बार होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। इतने लंबे समय तक लोगों को ट्रैप करके किसी टनल के अंदर रहने वाला तो मेरे नोटिस में कोई दूसरा हादसा नहीं है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का हादसा है। भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, इस प्रोजेक्ट से हमें ये सब सीखने की जरूरत है। और बिल्कुल ये एक ऐसा हादसा है जिसमें बहुत से सबक छिपे हुए हैं, और उन तमाम सबक को सीख कर, याद करके ही आगे हमें कदम बढ़ाना चाहिए। एक तरीके से सबक इस हादसे से लेना चाहिए। संजय, जिस बात का जिक्र यहाँ पर एक्सपर्ट भी कर रहे थे कि साहब इस तरीके की टेरेन में जब आप मजदूरों को चुनते हैं काम के लिए, तो जाहिर सी बात है वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये दिखा भी कि इन मजदूरों से जो 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं पिछले 17 दिन से, दिमागी तौर पर मजबूत इस रूप में नजर आए कि हिम्मत और हौसला डटा हुआ है इनका, बंधा हुआ है इनका। निश्चित रूप से इनकी जीवटता को रोमाना सलाम करना चाहिए। 17 दिन एक अंधी सुरंग के भीतर वो लगातार फंसे रहे, जहां खुला आसमान ना दिखे, सूरज की रोशनी ना जाए। उस टनल में सोचिए 17 दिन क्या बीती होगी उन पर। अच्छी बात ये थी कि उनसे कम्युनिकेशन लगातार बना हुआ था, उनको खाने पीने का सामान भी मिलना शुरू हो गया था, लेकिन एक सुरंग के भीतर 17 दिन बिताना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब बस वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। आज का शाम का सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि कल का सूर्योदय वो अपनी आंखों से देखेंगे इसी टनल से बाहर निकल के। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, सामने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है। जब ये पाइप अंदर पंप किया जा रहा था, जब उसका आखिरी वक्त था, जब उसको अंदर डाला जा रहा था, तो उस वक्त
कुछ हर्डल आया, एक पाइप ऊपर से आया उसी मलबे में, जिसने आगे ये रास्ता जाम कर दिया। उसको गैस कटर से काट दिया गया रोमाना। अब थोड़ी ही देर में जो भीतर से श्रमिक हैं उनको निकालने का सिलसिला शुरू होगा और इन सभी को यहाँ से ले जा करके अस्पताल में जैसी उनकी ज़रूरत है, जैसा उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी दी जाएगी। लेकिन सलाम फिर से एक बार मैं करता हूँ, इतने दिन तक इस अंधी सुरंग के भीतर रहना, इन तमाम मुसीबतों को झेलना, हर दिन उनसे कहा जाता था कि आज उन्हें निकाल लेंगे, कल उन्हें निकाल लेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना ये बड़ा काम है रोमाना, जो इन सारे 41 श्रमिकों ने करके दिखाया। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, और जो बात आपने अभी कही ना कि आज के दिन का सूर्य जरूर अस्त हो रहा है, लेकिन मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद का सूर्योदय होता हुआ यहां से नजर आ रहा है। इस रूप में भी आपको देखना होगा इस ढलती हुई शाम को। और जब हम बात मजदूरों की जीवटता की करते हैं तो फिर तारीफ उस रेस्क्यू टीम की भी करनी होगी जो लगातार अनवरत अंदाज में बिना रात और दिन का फर्क किए जुटा रहा। मशीनों ने जवाब दे दिया तो फिर इंसान के हाथ काम आए, और वो रैट माइनर्स को भी सलाम करना होगा। यहां पर अंकित गुप्ता, जो काम बड़ी बड़ी ऑगर मशीन वक्त ले रही थी करने में, रैट माइनर्स घुसते हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं पूरी की पूरी कमान इस ऑपरेशन की, और देखिए किस तरीके से घंटों के अंदर वो फासला तय कर देते हैं रैट माइनर्स। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर रोमाना, और उनको सलाम करना होगा। क्यों करना होगा, उसकी एक वजह है। कल जब हमारे सहयोगी दीपक रावत ने उनसे बात की थी रैट माइनर से, उनको बताया गया था कि आपको ये काम करना है, तो दीपक ने उनसे यही सवाल पूछा था कि करीबन 10 मीटर की दूरी है, आप कितनी देर में तय कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि 1 मीटर हमको आगे बढ़ने में करीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे का अधिकतम वक्त लगेगा। जब मैंने वही सवाल एक्सपर्ट से पूछा तो उनका कहना था उम्मीद कर रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में। लेकिन एक्सपर्ट को शायद अंदाजा नहीं था कि ये रैट माइनर्स अपने काम में कितनी महारत हासिल रखते हैं। उन्होंने वो काम 24 घंटे से भीतर करके दिखा दिया, करीबन 20 घंटे से भी भीतर करके वो काम दिखा दिया उन्होंने, जिसको एक्सपर्ट मान रहे थे कि 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है। और कैसे किया, कैसे कर पाइए, उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि ये लोग इसी तरीके से ड्रिलिंग के काम में, जमीन के अंदर खोदने में और इस तरीके से पाइप के अंदर जाकर के इस तरीके के काम करने में महारत हासिल रखते हैं, और इसी वजह से जिक्र हो रहा है बार बार इन रैट माइनर्स का। 12 नवंबर वो तारीख जब ये हादसा होता है, वो दिन दिवाली का था, अगर आपको याद होगा तो। सुबह सुबह ये हादसा हो जाता है, खबर आती है देश में, और तभी से मुस्तैदी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। पहले दिन से पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज के माध्यम से देश को बता रहे हैं। दीपक, इस पूरे ऑपरेशन में कितने उतार चढ़ाव जो आपने देखे, और खासतौर से वो वक्त जब लगा कि अब उम्मीद परवान चढ़ने वाली है, और फिर उम्मीदों का दिया बुझा भी। जी बिल्कुल रोमाना, पहले दिन से मौजूद हूँ। 17 दिन मैंने गुजारे उस टनल के ठीक सामने, और एक दिन तो ऐसा भी रहा कि 5 डिग्री टेम्परेचर था रात के वक्त, और उस दिन रात में ये खबर आ रही थी कि आज कामयाबी मिल सकती है, लेकिन कामयाबी मिली नहीं, सिर्फ 10 मीटर की दूरी रह गई थी। लेकिन इस बीच 3 चीज़ों ने काम किया है, विज्ञान, भगवान और इंसान। इन तीनों की मदद से काम हो पाया, क्योंकि भगवान की भी लगातार यहाँ पर प्रार्थना हवन होता रहा, विज्ञान की मदद तो चली रही है, लेकिन इंसान की मदद सबसे ज़्यादा काम आई। जिस तरीके से रैट माइनर्स की आप बात कर रही थी, रैट माइनर्स को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हमने तो इससे भी संकरी जगहों में काम किया है और हम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो कई बार ऐसा लगता था कि जो ऑगर मशीन आप ले आए हैं वो आपको प्रति घंटा 6 मीटर की रफ्तार से इसमें छेद कर देगी, और उसकी कैपेसिटी भी इतनी है। लेकिन जब वो चलती थी तो आगे लोहे का एंगल आ जाता था, स्टील का एंगल आ जाता था, वहां वो मशीन अटक जाती थी, फिर उसे बाहर निकालना पड़ता था, फिर उसको आगे दोबारा प्रोसेस में डालना पड़ता था, बहुत लंबा वक्त लग गया। फिर ऊपर से ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई, वहां पर पानी निकल आया, उसको रोकना पड़ा, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिर में जो रैट माइनर्स कर पाए वो एक ऑगर मशीन नहीं कर पाई, जो करोड़ों की ऑगर मशीन है, जिसे एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया था। हालांकि उसका एक पार्ट, ऑगर मशीन का एक पार्ट ऐसा था जिसका काम पाइप पुश करने का था, वो उसने उस लास्ट टाइम तक उसमें मदद की, जिसकी वजह से हम ये पाइप करीबन 57-58 मीटर तक पुश कर पाए। तो बहुत मुश्किल वक्त रहा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा की बात आप कर रहे हैं कि कैसे वो रहेंगे, तो यहाँ पर अगर जो तैयारी की गई उसके साथ साथ, लेकिन दीपक, अगर आप दर्शकों को बता सके कितनी संख्या थी इन रैट माइनर्स की, खासतौर से कहां से इनको बुलाया गया था, क्योंकि उनको लेकर दिलचस्पी है लोगों में, जानना चाहते हैं किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया गया, क्या किसी टीम का हिस्सा है वो, यहां पर जो अलग अलग रेस्क्यू टीम्स बनी हुई हैं उन्हीं में से किसी का हिस्सा थे क्या?
देखिए, ये तो अलग अलग टीम होती हैं। ये बुलाई गई थी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से। ये वो टीम्स होती हैं जो कि अगर सीवरेज पाइप की भी जहाँ पर ब्लॉकेज होता है वहाँ पर भी इनको भेजा जाता है। काफ़ी संकरी जगहों में इन सब कामों में लोग लगे रहते हैं। इनका ये कहना था कि हम लोग हाथों से भी इतना सक्षम है मलबा निकालने में कि अगर आप हमें काम दे दें और इस संकरी जगह में 800 mm का पाइप, उसके भीतर करीबन 50 मीटर तक जाना, जहाँ पर गुप्त अंधेरा हो, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना हो, ऑक्सीजन ना हो। कह रहे हमने इससे पहले भी इस तरह के काम किए हैं और हम हाथों से भी इतनी मात्रा में मलबा निकाल सकते हैं कि आप 1 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा की दूरी हम तय कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से इक्विपमेंट उनके पास भी थे जिसमें वो 800 पाइप के अंदर गए, जिसके जरिए उनको ये इक्विपमेंट इसलिए दिए गए थे क्योंकि हार्ड रॉक सामने थी, सामने मेटल भी था, तो उस हार्ड रॉक को छेद सके, उसको छेदने की कोशिश की। अंदर जाते थे क्या? एक ही रैट माइनर अंदर जाता था या टीम बनाकर अंदर जाते थे और फिर हाथों से वो ड्रिलिंग का काम और वो जो मलबा आता था वो तो हमने देखा बाहर किस तरीके से निकाला जा रहा था, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। आप बताइए, उसके बाद में अंकित आपके पास भी आ रही। रोमाना एक टाइम पर एक रैट माइनर्स को अंदर भेजा जाता था क्योंकि इतनी जगह, बड़ी जगह है नहीं। 800 mm के पाइप में एक बारी में एक व्यक्ति ही जा सकता है। वो सीधा जाता था, उसके बाद वो मलबा निकालने का काम करता था। एक बड़ी सी ट्रे होती थी, उस ट्रे में उस पूरे मलबे को इकट्ठा किया जाता था और रस्सियों के सहारे एक ऐसी ट्रैक बनाया गया रस्सियों के सहारे NDRF SDRF की तरफ से कि ताकि पीछे जो 4 मजदूर हैं उसको खींच सकें। तो तेजी से जैसी जैसी मलबा भर जाता था, आगे से वायरलेस के जरिए वो मैसेज बाहर तक पहुंचाता है कि ट्रे भर गई है, आप इसको बाहर की तरफ खींचिए। तो फिर वो 4 लोग जो बाहर खड़े हैं, मौजूद हैं, वो रस्सियों को खींचते हैं बहुत तेजी से। उसके बाद वो पूरी ट्रे बाहर आती है, उसको खाली किया जाता है, फिर उसको दोबारा अंदर भेजा जाता है। एक रैट माइनर करीबन आधे घंटे तक अंदर इस मलबे को खोदता रहा, बहुत विकट परिस्थिति में भी। और कुछ तो ऐसे भी थे जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो 1-1 घंटे तक अंदर खोदते रहे। लेकिन इसके बारे में उनको ये भी बताया गया कि आप ज्यादा देर तक अंदर मत रहिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए उनको बाहर बार-बार भेजा जाता था। अंकित, ये जो रैट माइनर जाते थे अंदर खुदाई करने के लिए, एक समय में एक ही जाता था जिसकी जानकारी दीपक भी दे रहे हैं, तो क्या साथ में कुछ ऑक्सीजन वगैरह की भी व्यवस्था रहती थी इनकी, वो साथ में लेकर जाते थे? और सवाल यह भी कि वो दोपहर में जिस समय ब्रेक थ्रू वाली खबर एबीपी न्यूज पर आपने, दीपक ने, संजय ने दर्शकों तक पहुंचाई है कि ब्रेक थ्रू मिल गया, और उसके बाद वो जो यकायक एक एम्बुलेंसेस का हमने मूवमेंट देखा, उसकी कुछ गुत्थी सुलझी? वो क्या ड्रिल का हिस्सा था या फिर वो रैट माइनर्स जो इस खुदाई के काम में लगे हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप के लिए, उनके लिए वो मूवमेंट हुआ था एम्बुलेंसेस का? अंकित, देखिए, एम्बुलेंस से और रैट माइनर्स को तो हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि रैट माइनर्स जो है लगातार जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस 4-6 घंटे काम कर रहे थे, वो आधा 1 घंटा काम करते थे, बाहर आ जाते थे। लेकिन जो आपका एक और सवाल था कि क्या उनके साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता था, जी हाँ, जैसे कि जो दीपक जिक्र कर रहे थे, 2 लोग एक बार में अंदर जा रहे थे। 800 mm का पाइप था, ज्यादा बड़ा था नहीं, तो ऐसे में 2 लोग अंदर जा रहे हैं। एक जो है गैस कटिंग का काम कर रहा है और दूसरा उसके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े हुए है, और इस तरीके से करके ये काम को अंजाम दिया गया। लेकिन मैं आपको एक अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा। जब मैं यहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहा था जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा ये रैट माइनर्स आप इनको अंदर भेज रहे हैं, इनके पास में क्या अनुभव है, ये लोग कैसे काम करेंगे? उन्होंने कहा कि ये रैट माइनर्स वो लोग हैं जो 24-24 घंटे तक जमीन के नीचे जहां पर ऑक्सीजन कम होगी, वहां पर जहां पर ये सैनिटेशन के पाइप होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, गैसेस ज्यादा होती हैं, ऐसे हालातों में ये लोग काम करने में माहिर हैं। ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम 24 घंटे रह सकते हैं, हालांकि हम वो चांस नहीं लेंगे कि 24 घंटे 1 या 2 लोगों को अंदर रखें। लिहाजा एक लंबी चौड़ी 18 से 20 लोगों की टीम बनाई गई है। लेकिन आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इन रैट माइनर्स का कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम 24 घंटे अंदर जाकर के कटिंग का काम कर सकते हैं, और शायद यही वो जज्बा है जिसकी वजह से ये काम जो 20 घंटे से कम में पूरा हो गया, जबकि एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे थे कि 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है। रैट माइनर्स के इस जज्बे को, रेस्क्यू टीम की इस हिम्मत को, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज के दिन का सूर्य जरूर अस्त हो रहा है, ढल रहा है, लेकिन मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद का सूर्योदय होता हुआ। तो सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से 41 मजदूर जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, और अब आज की अच्छी खबर ये कि आज सूर्यास्त जरूर हो रहा है, लेकिन मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद का सूर्योदय अभी यहीं से, इसी वक्त से नजर आना शुरू हो गया है। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरीके से आज दिन भर जिस तरीके की हलचल रही है उसी को दर्शाती ये तस्वीरें, जिसमें रैट माइनर्स को भी काम करते हुए आप देख रहे हैं। जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया गया जब ऑगर मशीन बार बार खराब हो रही थी, और कल से ये
मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, जिसकी कमान रैट माइनर्स ने संभाली और देखते ही देखते आज दोपहर तक मैनुअल ड्रिलिंग पूरी कर दी गई। इसके बाद वो एम्बुलेंसेस जो मौके पर तैनात, वो तस्वीर भी आपके सामने है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो एरियल मूवमेंट है वो तेज होता है, हवाई मूवमेंट होता हुआ देखते हैं हम। अलग अलग टीम्स जो है वो मौके पर पहुंचती हैं और कुल मिलाकर आज के दिन की जद्दोजहद को बयां करती ये 4 तस्वीरें। सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलूंगी, मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जान लेते हैं संजय त्रिपाठी से अभी का, इस वक्त का अपडेट क्या है। वो जो पाइप बीच में आ गया था जिसकी वजह से आखिरी वक्त में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन आई थी, क्या उसको दूर कर लिया गया है या अभी कुछ और समय लगेगा? संजय। रोमाना, उस पाइप को काट दिया गया है गैस कटर के जरिए, जैसे कि पहले भी टनल में गैस कटर करने वाले गए थे। गैस कटिंग के जरिए उस पाइप को काट दिया गया है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म बनाने का काम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अंदर से जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां से ट्रॉली के जरिए इन सारे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। तो जिस जगह से वो ट्रॉली चढ़ाई जाएगी, जहाँ से मजदूर को उस पर बिठाया या फिर लिटाया जाएगा, उस ट्रॉली उस जगह पर भी प्लेटफॉर्म जरूरी है बनाना, क्योंकि वो पाइप एकदम ज़मीन पर सट कर नहीं गया है, वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसके लेवल पर लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ट्रॉली लगातार एक के बाद एक लगभग 41 बार चलानी पड़ेगी अगर 41 मजदूरों को निकालना है। तो वहाँ से ट्रॉली चलेगी और इधर जहाँ इसको उतारा जाएगा वहाँ भी उसको नीचे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारा काम किया जा रहा है, अंतिम क्षणों में, अंतिम चरणों में है जी। किसी भी वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। पहले जो ज़्यादा किसी को बीमारी है या गंभीर रूप से बीमार है या उसकी तबीयत कुछ नासाज है, तो वो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उसको बाहर निकालने में, बाकी मजदूर धीरे धीरे एक एक करके निकाले जाएंगे। भटनागर साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, वो मशीन के जरिए ड्रिलिंग, फिर रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग, वो सब काम पूरा हो गया, पाइप पूरा पहुंच चुका है। अब यहां से क्या एनडीआरएफ ने अपने हाथ में कमान ले ली होगी? क्योंकि ये ट्रॉली बनाना, वो स्ट्रेचर जिस पर लिटाकर एक एक करके मजदूरों को खींचा जाएगा और पाइप के दोनों तरफ जो प्लेटफॉर्म वाला काम है, वो सब अब एनडीआरएफ अपने हिसाब से करवा रही होगी तैयारी। बिल्कुल, वो इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो टीमें डिप्लॉयड है, वो पाइप तक जो है आराम से लाने ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ। और हमारे एनडीआरएफ के जवान वहाँ से जो जितने विक्टिम्स हैं, हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उनको लिटा के, क्योंकि बैठा के नहीं ला सकते, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं वो, तो उनको लिटा के जो है ट्रॉली में उनको बाहर लाया जाएगा स्ट्रेचर पे। सर, इन सब तैयारियों में कितना समय लगेगा? मतलब दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनाने में और वो ट्रॉली जो है वो चलना शुरू कर दे, मतलब ऑपरेशनल हो जाए, इस सब में कितना समय लगेगा? देखिए, अभी एकदम सीमेंट के तो एकदम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है, वो किया जा रहा है। और उसके अंदर आप मान के चलें कि आपका आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि सारी डेब्रीज और सामान तो वहाँ अवेलेबल है, केवल उसको सिस्टमेटिक जो है स्थापित करना है। और उसके लिए एक इस टाइप का एक वो बनाना है प्लेटफॉर्म, ताकि है ना आराम से सबको उतारा जा सके। और वो क्योंकि लेट के आएंगे वो लोग, तो इसलिए उनको आराम से ही उतारना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दबाजी हम इसमें नहीं कर सकते। और इसमें हो सकता है आपका 3 मिनट का टाइम पर पर्सन लगे। जी। पहले सबको बाहर निकाला जाएगा। हाँ जी। लास्ट में एनडीआरएफ आएगी। नहीं तो पहले तो, उससे पहले तो एनडीआरएफ अंदर जाएगी ना, जहां मजदूर फंसे हुए वहां तक सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। जी। तो अभी क्या दूसरी तरफ जिधर मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर आपको लगता है कि क्या एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी होगी? और उस तरफ वो जो प्लेटफॉर्म बनाने वाला काम है, क्या वो नीचे उतरकर वहां पर एनडीआरएफ की टीम अंजाम दे रही होगी या कैसे हो रहा होगा? वो तो बिल्कुल करेंगे, एनडीआरएफ भी करेंगी, और वहाँ जो ऑलरेडी जो कुछ लोग हैं, लेबर भी है, ऐसी बात नहीं, वो लोग भी हेल्प करेंगे। और इंजीनियर और ये अपने जो है डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, तो करीब हमारे जो है वहाँ 22 आदमी अंदर जाएंगे और वो इस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो एक आदमी जो है वहाँ क्रॉलिंग करके जाएगा। ठीक है। वैसे नहीं चल सकते आप, क्रॉलिंग करके जाएंगे और साथ में बीएस सेट लेके जाएंगे और स्ट्रेचर लेके जाएंगे, तभी ये काम पॉसिबल है। वीएस हैट क्या सर? ये क्या शब्द का आपने इस्तेमाल किया? जी बताइए। ये बीएस सेट है, ब्रीदिंग एपरेटस सेट। ओके। क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक। और वहां पर बगैर उसके जो है
ये एक सांस नहीं ले exhaustive सकते आप क्योंकि काम है। ऑक्सीजन की कमी है, इसके ठीक लिए है। ऑक्सीजन तो की वो मात्रा ब्रीदिंग ज़्यादा चाहिए। एपरेटस सेट BAS सेट अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं डॉक्टर्स की टीम जाएगी, उसको लेकर आज नोडल ऑफिसर नीरज खेरवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले एक्सपर्ट NDRF SDRF की टीम्स जाएंगी अंदर। अगर उनकी तरफ से कहा जाएगा कि डॉक्टर्स की टीम की अंदर जरूरत है, उसके बाद ही डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को अंदर वहां पर जहां मजदूर हैं उनके पास भेजा जाएगा। इस पर और क्लैरिटी लेती हूं सर मैं आपसे, जरा ग्राउंड पर फिर से दर्शकों को लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता के पास चलते हैं और जानते हैं अंकित से अभी इस वक्त आपके पीछे किस तरीके की हलचल, क्योंकि अब तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और वो जो लाइट्स सुरंग में लगाई गई हैं रोशनी के लिए, जो जाहिर सी बात है सुरंग में तो दिन में भी अंधेरा था, उस वक्त भी जल रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर नजर आ रही हैं आपके पीछे जलती हुई। दिखाइए जरा और बताइए। रोमाना, पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, इस वक्त यहाँ तापमान कितना हो गया। तापमान हो गया है करीबन 11 डिग्री और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, लेकिन आज किसी को भी परवाह नहीं है। लोग जो पूरी रात भी जो है यहाँ पर बिता चुके हैं इसी उम्मीद के सहारे कि ये लोग बाहर निकलेंगे। अब पहले तस्वीरें दिखाते हैं संजीव, पीछे की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी है, जो यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज हैं वो लगातार यहाँ पर डटी हुई हैं। और अब जो टनल के अंदर का, संजीव अगर आप इस साइड से दिखा सके कि टनल के अंदर क्या गतिविधि है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टनल का ये मुख्य द्वार, जहाँ पर पीछे लाइट्स आपको जली हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि टनल के बाहर आपको हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन टनल के अंदर यकीन मानिए इस वक्त काफी सारी गतिविधियां चल रही हैं, जिसका अभी हमारे जो मेहमान हैं जिसका जिक्र कर रहे थे एनडीआरएफ की टीम का रोल। तो एनडीआरएफ की टीम का एक एसओपी होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ही वो अंदर जाते हैं और वो अपने, उनका एक पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, जैसे कि मेरे को यहाँ जानकारी मिली है, बाकायदा एनडीआरएफ की टीम के साथ में वो पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है और वो भी जो है इस टीम का हिस्सा होता है। एसओपी के तहत अंदर पहुंचते हैं और अंदर वो अपने लेवल पर जांच करते हैं। और जिस बात का जो जिक्र वो नीरज खैरवाल कर रहे थे, वो स्टेज तब आती है जब कोई वाकई में इतना ज़्यादा परेशान हो या इतना जो है ज़्यादा बीमार हो कि आपको और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े, तब वो डॉक्टर्स की ज़रूरत वहाँ पर पहुँचेगी। वरना जो तमाम एनडीआरएफ के जो वहाँ पर एसओपी का पालन करते हुए इनको एक एक करके जो मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। और बाहर हम तस्वीरें दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ से वो रेस्क्यू पाइप खत्म होता है उसके बाहर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप है जहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है। संजय त्रिपाठी के पास सबसे पुख्ता सूत्र हैं जो भीतर से बिल्कुल सटीक जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं, जो वो एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ जो अभी एक्सपर्ट बता रहे थे ना कि प्लेटफॉर्म बनाने का काम दोनों तरफ किया जाएगा पाइप के, उसको लेकर आगे आप अपडेट दीजिएगा संजय कि वो काम कहां तक पहुंचा है। लेकिन उससे पहले दीपक, आप मौजूद हैं यहाँ चिन्याली सोड़ में, जहां पर वो अस्पताल है जहां लेकर आया जाएगा इन मजदूरों को एक एक कर एम्बुलेंस के जरिए। यहाँ क्या स्पेशल तैयारी की गई है? क्या कोई एक्स्ट्रा टीम यहाँ पर डॉक्टर्स की जो आसपास के इलाकों से बुलाई गई है? यहाँ क्या है तैयारियां? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है, देहरादून से, ऋषिकेश से, दिल्ली से भी बुलाई गई है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना कि जब इस अस्पताल में इनको रखा जाएगा तो इसमें तैयारी इस बात की भी करनी होगी कि क्योंकि जो आपको इनको रखना है ऑब्जर्वेशन में 24, 48, 72 घंटे, जो भी घंटे तय किए जाएंगे कि इनकी स्थिति को भांपते हुए, उस हिसाब से इनकी व्यवस्था यहाँ पर होगी और खाने पीने रहने तमाम चीज़ों की व्यवस्था होगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी, आपको दवाइयों की व्यवस्था करनी होगी, उस सब की तैयारी कर ली गई है जैसे जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो लगातार मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है ज़्यादा और वो आपको वहीं टनल के पास पता चल जाता है तो वहीं से ही थोड़ी दूरी पर जो बनाया गया है हेलीपैड, वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो चिन्याली सैंड यहाँ पर लाया जा सकता है। यहाँ पर चिनूक मौजूद है, यहाँ से उसको चिनूक में ले जाकर सीधा दिल्ली एम्स ले जाने की तैयारी है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है रोमाना कि अंदर अभी तक स्थिति ठीक ही नज़र आ रही है। इसके पीछे की 3 बड़ी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टनल जो है वो 2 किलोमीटर लंबी बनी हुई थी, इसलिए लगातार ये लोग वॉक करते रहते थे। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर एक जगह में आप ट्रैप हो जाएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी बड़ी चीज़ कि लगातार ऑक्सीजन इन तक जाती रही, यानी कि सांस लेने में कभी कोई तकलीफ नहीं रही। खाना इनके पास लगातार पहुंचता रहा, न्यूट्रिशन इनके पास लगातार पहुंचते रहे, विटामिन A, B, C, D हर तरह की विटामिन की गोलियां इनको रोजाना दी जाती थी, कहा यह जाता था कि आपको खाना है। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि इनको मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता था, एक्सरसाइज करवाई जाती थी। यहाँ
से डायरेक्शन दी जाती थी, बाहर से डॉक्टर होते थे बातचीत करते थे। इनकी मनोस्थिति ठीक बनी रहे इसके लिए जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर उनकी टीम तैनात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अंदर लाइट मौजूद थी। अगर अंधेरा होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, एकदम से उजाले में आते तो आंखों पे असर पड़ता। लाइट 24 घंटे वहाँ पर रहती थी, उसकी व्यवस्था, क्योंकि टनल आधे तक बन चुकी है, सिर्फ 400-450 मीटर बननी थी, इसलिए टनल में सारी वो सुविधाएं उस वक्त के देखी जाए तो तमाम सुविधाएं थी। लेकिन इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी कि मैं एक घर पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ या बेड पे बैठा हूँ और मैं आराम से सुविधाएं लेता रहूँ। लेकिन उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने 17 दिन किस तरीके से निकाले होंगे, किस मनोस्थिति में वो रहे होंगे। परिवार वालों से बात होती थी, वो भी बहुत बड़ा उनका मनोबल था। परिवार वालों से लगातार उनकी 2-3 बार बातचीत कराई जाती थी, जिसमें वो कहते थे कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। इस तरीके के बयान लगातार मीडिया के सामने उनके घर वाले देते थे। तो ये तमाम चीज़ें रहीं जो लास्ट तक हिम्मत बनाए रखी और आज उसी उम्मीद में ये 41 के 41 बाहर आ रहे हैं रोमाना। इसीलिए तो हम इनकी जीवटता, इनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी आंखों के सामने एक तरीके से देखता है ना कि हर रास्ता बंद है, अंधकार है और एकदम मौत सामने नजर आने लगती है, तो फिर इतनी हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन मुश्किलों को पार करके ये 41 मजदूर हिम्मत इन्होंने बनाई रखी और साथ ही देश की रेस्क्यू टीम्स जो लगी रही, अनवरत अंदाज में प्रयासरत रही, न दिन देखा न रात देखा और लगातार आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब बिल्कुल इन मजदूरों तक बस पहुंचने वाली हैं हमारी टीम्स और फिर वो सिलसिला शुरू होगा इनको बाहर लेकर आने का। संजय, अपडेट क्या मिल रहा है? वो दोनों तरफ पाइप के जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम है कहां तक पहुंचा, क्या जानकारी? देखिए रोमाना, जिस तरफ से 800 mm का पाइप शुरू हो रहा है यानी सिलकेरा टनल की ओर से, वहाँ से तो प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन चूंकि बीच में आगे जहाँ पर ये 800 mm का पाइप खुलता है यानी लगभग 58 मीटर आगे, वहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन आया था, जो लोहे का रॉड आया था, उसको काट दिया गया है। वही बाधा बना हुआ था। ना तो एनडीआरएफ के जवान अपनी ट्रॉली दूसरी तरफ ले जा पा रहे थे और ना ही जो प्लेटफॉर्म बनने का काम दूसरी ओर होना था वो किया जा पा रहा था। लेकिन अब वो पाइप कट गया है। अब यहाँ से सामान जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है उसको पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। मान के चलिए रोमाना, बहुत ज़्यादा 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त लगेगा जब वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो ट्रॉली का मूवमेंट है वो उधर से इधर शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए उधर का प्लेटफॉर्म तैयार होते ही जो श्रमिक भीतर फंसे हुए हैं उनको एक एक करके इस ओर लाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार थोड़ा भारी जरूर पड़ रहा है, सभी पर भारी पड़ रहा है। जो श्रमिक हैं उनकी तो हालत आप समझ सकती होंगी। जो 17 दिनों से फंसे हुए हैं उनके लिए पल पल का इंतज़ार भारी होगा। जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे लगभग 1:30 बजे के आसपास ये स्थिति हो गई थी कि टनल जो 800 mm की थी उसने पूरा का पूरा जो रास्ता था वो पार कर लिया था। 57-58 मीटर के आसपास वो आगे जा चुका था, दोनों ओर का रास्ता बन गया था। लेकिन सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल जो आया था, इसकी वजह से परेशानी पैदा हुई और इसी की वजह से दूसरी तरफ का जो प्लेटफॉर्म था वो नहीं बन पाया है। लेकिन मान के चले कि हद से हद आधे घंटे में वो प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जो ट्रॉली का मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको लिटा करके एक के बाद एक आगे की ओर ले जाया जाएगा और वो बाहर आपको इसी रास्ते से निकलते हुए नजर आएंगे रोमाना। बिल्कुल, वो कहावत है ना हिंदी में, हाथी निकल गया बस पूंछ रह गई, है ना अंकित गुप्ता? अब यही स्टेज है ना, और शायद इसी वजह से, क्योंकि बस चंद लम्हों का, चंद मिनटों का और इंतजार बाकी। जैसा कि संजय बता रहे हैं कि दूसरी तरफ वो प्लेटफॉर्म बनाने का काम मुकम्मल हो जाएगा, आधे घंटे का और इंतजार और फिर वो ट्रॉली भेजी जाएगी, एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले जाएगी और फिर एक एक करके मजदूरों को बाहर लाने का काम शुरू हो जाएगा। वो सारी तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरों के माध्यम से हमारे सहयोगी, जिनको आप देख रहे हैं सुबह से डटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, इनके माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। अंकित, इसी वजह से शायद मुख्यमंत्री धामी अभी भी यहीं मौके पर मौजूद। रोमाना, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस कहावत का कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, तो पूंछ भी निकलना उतनी ही जरूरी है, तभी हाथी आगे बढ़ पाएगा। तो अभी फिलहाल जो पूंछ अटकी हुई है उसी पर जो पूरा जोर है कि पूंछ आसानी से निकल जाए, और यहां पर 41 जिंदगियों का सवाल है। और अब कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि 41 जिंदगियों को किसी भी तरीके से खरोच तक ना आए, और इसी वजह से फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है। आप देखिए अंदर जो जिस तरीके की तैयारियां हैं,
तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। इस तरफ की बात की जाए यानी कि टनल के दूसरे हिस्से की, रेस्क्यू टनल के दूसरे हिस्से पे, तो वहां डॉक्टर्स ने दोपहर में 2:30 बजे के आसपास मिनी अस्पताल सेटअप कर दिया है। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, लगातार उन लोगों से बातचीत चल रही है। एनडीआरएफ के जवान दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास अंदर जा चुके हैं। जो यहां पर एसडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर जा चुके हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बनाया जाना बाकी है, तो प्लेटफॉर्म तो बनाया जा रहा है, लेकिन इस सबके बीच में लगातार उन लोगों से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है कि देखिए हम आप तक पहुंच चुके हैं, आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर मैं एक जो है परिवार वालों से जब मेरी बात हुई थी तो मैं उनकी भी बातचीत एक साझा करना चाहूंगा। जब यहां पर एक चौधरी है लखीमपुर के, उनसे बात हुई तो उनका बेटा अंदर फंसा हुआ है, वो अपना एक बेटा पहले ही गंवा चुके हैं, उसकी मौत हो चुकी है। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप कैसे जाकर के बात करते हैं, तो उनका कहना था कि अगर मुझे यह बताया जाता है कि मेरा बेटा आज शाम को निकलेगा तो मैं अपने बेटे से कहता हूं जाकर के अभी तुमको यहां 2 दिन और लगेंगे, आराम से रहना, घबराना नहीं। तो किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया है खुद परिवार वालों ने भी, जो लोग अंदर फंसे हुए थे। और वहां से जवाब क्या आता है, पिताजी मैं यहां पर आराम से हो, घर पे बता दो कि परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आऊंगा। तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से संवाद स्थापित करके एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे थे। और यही वो जीवटता है जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं कि ये लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। और यकीन मानिए, इसी वजह से कहते हैं ना कि परिवार ही लोग आपका यहाँ सबसे पर बड़ा संबल होता है। और मुझे लगता है ये जो तकनीक अपनाई गई है कि वो अंदर जो फंसे हुए मजदूर, लगातार उनकी बातचीत उनके परिवार वालों से करवाई गई, ये भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हिस्सा, रणनीति का एक अहम हिस्सा, ताकि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं वो खुद को अकेला ना महसूस करें और उम्मीद बंधी रहे। क्योंकि जब उम्मीद होती है ना तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर लेता है। और वही होता हुआ यहां उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, आज सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन सूर्योदय हो रहा है मजदूरों की सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद का। तो उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों को निकालने में रात भर का वक्त लग सकता है। अब यह बड़ी खबर सामने आई है। एनडीएमए के सदस्य हैं सैयद अता हसनैन, उन्होंने ये जानकारी दी है। बताया उन्होंने कैसे एक एक मजदूर को निकलने में कम से कम 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। 41 मजदूरों को फिर ऋषिकेश ले जाया जाएगा, ये भी एनडीएमए की तरफ से जानकारी दी गई है। तो रात भर का वक्त लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में, एनडीएमए की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है।